वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज़ योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर यू सेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यू सेट का कोई ऐसा टेस्ट नहीं गुजरा जिसमें इस चैप्टर से एमसीक्यूज ना आया हो। यानी यू सेट के हर पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एक एमसीक्यूज तो लाजमी आता है फिजिक्स के पोर्शन में, तो ये चैप्टर करना लाजमी है। सम टाइम इसी चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज भी एक साथ आ जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे क्वेश्चन भी शेयर करूंगी जो कि यू सेट के पास पेपर में इस चैप्टर में से पूछे जा चुके हैं। वो मेरे ख्याल में 3 से 4 एमसीक्यूज हैं। तो आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका इस चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज काज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन से, उसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट काज होता है जब चार्ज हमारे पास क्या करती है, मूव। इसका फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक, ये हमारे पास I है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अच्छा, ये मैंने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाई है, तो लैपटॉप पर हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते, तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक, और ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है? करंट का। ये फार्मूला आपने याद रखना है, यहाँ से कैलकुलेशन आ सकती है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। एंड इट इज़ द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। अच्छा, हमारे पास 1 एम्पेयर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगी पर सेकेंड। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। ये जस्ट 3 पॉइंट्स ही हैं, आपने ये लाजमी ध्यान में रखने। पहला पॉइंट है कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल पॉजिटिव साइड टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव साइड। ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट होता है हमारे पास वो फ्लो कहाँ से करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट इज इमेजिनरी एज इफ पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग इन द सर्किट। अगर किसी सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है तो ये करंट हमारे पास कौन सा है? इमेजिनरी करंट है। ठीक, ये रियल करंट नहीं हो सकता, क्योंकि रियल में करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब करंट प्रोड्यूस होता है, वो रियल करंट होता है। तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास कौन सा करंट होता है? इमेजिनरी करंट। और उस वक्त क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगी सर्किट में। नेक्स्ट है इवन दो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। रियल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वी स्टिल यूज दिस कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग एंड सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, वैसे रियल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद भी हम कन्वेंशनल करंट को भी यूज करते हैं। क्यों? फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड सर्किट डायग्राम्स, यानी सर्किट डायग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम कन्वेंशनल करंट या कन्वेंशनल डायरेक्शन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर क्या है? करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉजिटिव चार्जेस। मेटालिक कंडक्टर में जो करंट है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा मेटल में या मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से काज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। पर जो कन्वेंशनल करंट है उसमें करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम्स लॉ अप्लाइज। अच्छा, इस पर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है। द करंट I, ये डबल I नहीं है, सिंगल I। द करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R। इस पर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है और उसके हिसाब से वो क्या कह रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम तो करंट कम। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। ये इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक,
अब हमारे पास नेक्स्ट है सोर्स ऑफ करंट। इस टॉपिक को लाजमी कर लीजिएगा, ये 4 पॉइंट है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सोर्स ऑफ करंट नहीं है और कोई एक डिफरेंट ऑप्शन हो, बाकी ये ऑप्शन सेम हो। तो आपने ये देख लेना है जो करंट की हमारे पास सोर्स है। पहली सोर्स है सेल्स। प्राइमरी सेल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी सेल भी हो सकते हैं। सेल हमारे पास मेजर सोर्स है करंट की और ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास करंट की सोर्स है और ये कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर अब तो हमारे पास सोलर प्लेट्स आ गई हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद हो तो जनरेटर का यूज़ किया जाता था जब लाइट जाती थी। तो क्यों किया जाता था? करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। और तब करंट जनरेटर से कैसे प्रोड्यूस होता था? जो मैकेनिकल एनर्जी होती थी उसे कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। नंबर 3 है थर्मोकपल्स, ठीक। थर्मो नाम से ही जाहिर है टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। थर्मोकपल विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल जो डिवाइसेस होती हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर सेल्स, ठीक, विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सोलर सेल्स जो है सिंपली कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये 4 मेजर सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का इफेक्ट। और ये क्वेश्चन यूसेट के पास पेपर में पूछा जा चुका है। उसमें ये था कि आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करंट का इफेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें ये तीनों ऑप्शंस थे और जो चौथा है वो था कॉम्पटन इफेक्ट। असल में वही उसका करेक्ट आंसर था, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ करंट, पहला इफेक्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट इन अ कंडक्टर, जाउल्स हीटिंग, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट हमें देता है। सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो करंट हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है क्योंकि ये कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। नंबर 3 है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट काज केमिकल चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें केमिकल इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end provided the physical state which is temperature etc of the conductor remains constant। ओहम्स लॉ सिंपली ये कहता है जो करंट फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज। तो जो करंट फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है, एक एंड के अक्रॉस। और उस वक्त जो फिजिकल स्टेट होती है कंडक्टर की, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह हो गया, वो सब कांस्टेंट रहती हैं, ठीक। अभी हमारे पास V डायरेक्टली रिलेटेड है I के, यानी वोल्टेज जो है हमारे पास या पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके है? करंट के। ये हमें ओहम्स लॉ बताता है। R ओहम्स इज इक्वल टू V ओवर I, वोल्ट्स ओवर एम्पेयर, ठीक। नेक्स्ट है डिवाइसेस विच ओबे ओहम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक। सिंपल सी बात है, जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें ओहमिक कहते हैं। डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओहमिक। और वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती उन्हें नॉन ओहमिक कहते हैं। फिलामेंट बल्ब्स और सेमीकंडक्टर डायोड्स जो है हमारे पास एग्जांपल हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, ठीक। और ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो जस्ट इनके आपने ये 2 पॉइंट याद रखने और कुछ भी याद नहीं रखना। जो सीरीज सर्किट होता है हमारे पास उसका टोटल रेजिस्टेंस R किसके बराबर होता है? R टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। लेकिन जो मेन चीज है सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट सेम होता है थ्रू ऑल रेजिस्टर, यानी सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम होता है, उनमें वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी पैरेलल सर्किट, ठीक। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओवर R होता है टोटल, वो बराबर किसके होता है? 1 ओवर R 1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक। और
जो हमारे पास पैरेलल होता है उसमें वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम, करंट डिवाइड्स। ठीक, अब इसमें वोल्टेज जो है सारे रजिस्टर्स में सेम होते हैं, करंट इनमें डिफरेंट होता है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर करवा देती हूँ। जो सीरीज सर्किट है उसमें हमारे पास क्या सेम होगा, करंट, वोल्टेज डिफरेंट होंगे। यानी सीरीज सर्किट में अगर हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो वो 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो सबको करंट बराबर देगी, लेकिन वोल्टेज सबको बराबर नहीं मिलेंगे, 3-3 वोल्ट मिलेंगे, एग्जैक्ट 9 वोल्ट नहीं मिलेंगे जो कि बैटरी के थे। ठीक, पर जो पैरेलल सर्किट है उसमें वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर सेम होंगे। यानी 9 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबको 9 वोल्ट पूरे ही मिलेंगे, लेकिन उनमें जो करंट है वो सेम नहीं होगा। ठीक, करंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी और इसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये हमारे पास किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो होने को रोकती है, रेजिस्ट करती है, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो। ये जो हमारे पास राउंड शेप पी है इसे रो पढ़ते हैं। ठीक, डिनोटेड बाय रो एंड मियर्ड इन ओहम मीटर। इसका यूनिट है ओहम मीटर। और ये जो इस तरह का सिंबल बना हुआ है ये ओहम है, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम मीटर। आपने रेजिस्टिविटी का यूनिट लाजमी याद रखना है, पूछा जा सकता है। फार्मूला रिलेशन है हमारे पास रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ठीक, R हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है। जो रो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, वेयर R इज रेजिस्टेंस, L इज लेंथ, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, जहाँ पर R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी हमारे पास अगर लेंथ ज़्यादा है किसी कंडक्टर की तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी, बट एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यानी किसी कंडक्टर का अगर एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर उसका एरिया कम होगा तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस। फॉर मेटल्स रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख दिया था, बट यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आता। यहाँ पर जो रो टी है रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर के ऊपर, रो नॉट रेजिस्टिविटी है एट रेफरेंस टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ये तीनों पॉइंट्स आप बेशक ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट पॉइंट आपने लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इन मेटल्स, डिक्रीजेज इन सेमीकंडक्टर्स। सिंपल सी बात ये है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है मेटल में विद टेम्परेचर। यानी अगर मेटल हमारे पास हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनमें रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टिविटी भी कम होगी। ठीक, लेकिन हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर। यानी सेमीकंडक्टर्स हैं उनका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक, अच्छा, हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर है। ये टॉपिक वैसे आता नहीं है पर आपने बीइंग अ सेफ साइड इसे कवर कर लेना है। ठीक, इसकी जस्ट ये 3 पॉइंट करने। यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस वैल्यू यूजिंग कलर्ड बैंड्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, कलर्ड बैंड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक, ईच कलर रिप्रेजेंट अ नंबर मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। हर कलर नंबर या मल्टीप्लायर वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कॉमनली यूज्ड कोड 4 बैंड्स, 5 बैंड्स, 6 बैंड्स रजिस्टर। कॉमनली कौन कौन से कोड यूज होते हैं, 4 बैंड रजिस्टर, 5 बैंड रजिस्टर और 6 बैंड रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है रोहिस्टेट। रोहिस्टेट की भी ये 3 पॉइंट है। पहला, अ वेरिएबल रजिस्टर यूज टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट। ठीक, हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर होता है वो यूज होता है टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ये वेरिएबल रजिस्टर। ठीक, ये वर्क करता है बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द रेजिस्टिव पाथ। ठीक है, और कॉमनली यूज्ड इन डायमर फैंस एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने इनको जस्ट देख लेना है। उसके बाद है थर्मिस्टर, अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर भी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। तो बेसिकली ये तीनों जो हमारे पास हैं, कलर कोड फॉर कार्बन,
रोहिस्टेट और थर्मिस्टर, ये तीनों हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, एनटीसी और ये पीटीसी, ये दोनों हमारे पास क्या है, थर्मिस्टर्स हैं। एनटीसी जो है इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर। पीटीसी रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक। और लास्ट पॉइंट है यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसिंग एंड सर्किट प्रोटेक्शन, ये टेम्परेचर को सेंस करने के लिए और सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और प्रोडक्शन इन अ सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल पावर है बेसिकली वो हमारे पास रेट है किस चीज़ का, एनर्जी की प्रोडक्शन का या फिर एनर्जी की कंजम्पशन का किसी भी सर्किट में, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई, आप लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर भी लिख सकते हैं। ये सारे फार्मूलाज इक्वली वैलिड हैं, ठीक है। तो आप इनमें से जो भी फार्मूला चाहें यूज कर सकते हैं। यूनिट की बात करते हैं, पावर इज मेजर्ड इन वाट्स, पावर का यूनिट वाट होता है। पावर रेटिंग इज क्रूशियल, एवरी डिवाइस और रेजिस्टर्स हैज अ मैक्सिमम पावर लिमिट, एक्सीडिंग इट मे काज डैमेज और ओवर हीटिंग, ठीक है। हमारे पास जो हर डिवाइस या रेजिस्टर होता है उसकी एक मैक्सिमम पावर की लिमिट होती है, अगर उससे पावर एक्सीड कर जाए तो या तो ये उस डिवाइस को डैमेज कर सकता है या ओवर हीट कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है पावर डिसिप्शन इन रेजिस्टर, रेजिस्टर के अंदर पावर की डिसिप्शन। डेफिनेशन है अ रेजिस्टर डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक। हमारे पास जो रेजिस्टर है वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर देता है एज हीट, ठीक है। किस चीज़ की बेस पर, रेजिस्टेंस और करंट की बेस पर। फार्मूला जो यूज होता है वो क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू कैलकुलेट हीट लॉस इन रेजिस्टर, के रेजिस्टर में कितनी हीट लॉस हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल इन डिवाइसेस लाइक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड बल्ब्स, ठीक। और लास्ट है हमारे पास नेवर एक्सीड द रेजिस्टर्स पावर रेटिंग और इट मे बर्न आउट और फेल, ठीक है। इसमें भी क्या है कि रेजिस्टर की लिमिट से एक्सीड नहीं करना, अगर पावर उसकी रेटिंग से एक्सीड कर जाता है तो या तो वो जल जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ईएमएफ कहते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन है ईएमएफ की। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बाय अ सेल और बैटरी, इट इज नॉट अ फोर्स बट एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, टोटल एनर्जी है जो कि सप्लाई की गई है पर यूनिट चार्ज बाय अ सेल, यानी हमारे पास कोई सेल या बैटरी है जो कि पर यूनिट चार्ज जो टोटल एनर्जी सप्लाई करती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास बेसिकली एनर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक। ये बात आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ एनर्जी है, फोर्स नहीं है। अब हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, इट इज एनर्जी यूज्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अच्छा, हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फार्मूला फॉर बोथ ईएमएफ और पीडी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फार्मूला सेम है, W/Q, ठीक। W हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q चार्ज को। यूनिट बोथ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड इन वोल्ट्स। हमारे पास जो ईएमएफ है इसका यूनिट भी वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है, ठीक। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं कि ये ईएमएफ है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एक फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होगा। न्यूटन नहीं होता, ये आपने याद रखना है और यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, तो आपने याद रखना है कि ईएमएफ का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है। काज एंड इफेक्ट, इन दोनों पॉइंट्स को आपने लाजमी कवर करना है। ईएमएफ इज द काज, इट पुश चार्जेस इन द सर्किट। ईएमएफ हमारे पास काज है और ये पुश करता है चार्जेस को सर्किट के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, इफेक्ट है। इट अपीयर्स अक्रॉस द कंपोनेंट ड्यू टू करंट, ठीक, ये अपीयर होती है अक्रॉस द कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के अक्रॉस अपीयर होती है जब वहां से करंट मूव करता है, ठीक। व्हेन नो करंट फ्लो, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में ईएमएफ इज स्टिल प्रेजेंट इन द बैटरी, यानी अगर करंट फ्लो नहीं भी कर रहा तो ईएमएफ तब भी बैटरी में मौजूद होगी, ठीक। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो अक्रॉस अ कंडक्टर लाइक अ रेजिस्टर, जब करंट मूव नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा उस वक्त कंडक्टर में, जीरो। ईएमएफ इंक्लूड्स एनर्जी लॉस इनसाइड द बैटरी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस while potential difference is only the energy used in external circuit। जो EMF है उसमें क्या इंक्लूड होता है, एनर्जी जो कि लॉस हुई है इनसाइड द बैटरी, किस चीज़ की वजह से लॉस हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर जो एनर्जी लॉस हुई है वो इंक्लूडेड किस में होती है, EMF में। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सिर्फ वो एनर्जी है जो कि मौजूद होती है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम पावर आउटपुट। A source give maximum power to the load when load resistance is equal to internal resistance of the source, ठीक। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी हमारे पास सोर्स है वो मैक्सिमम पावर उस सिचुएशन में देगी जब जो लोड है रेजिस्टेंस का वो बराबर हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, यानी सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ही हो लोड रेजिस्टेंस का। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं और मैक्सिमम पावर आउटपुट भी कहते हैं। इसका फार्मूला है पी मैक्स, यानी मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4R, ठीक, वेयर ई इज ईएमएफ, जहाँ पर ई ईएमएफ है एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी, सेकंड रूल भी, और यहाँ से यू सेट के पास पेपर में एमसीक्यूज पूछा जा चुका है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इट। सिंपल सी बात है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे पास एक जंक्शन है, ठीक है, एक जंक्शन है जहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी 3, 4, 5 जितने भी ज़्यादा नंबर है रेजिस्टर के, तो उसमें जो टोटल करंट इंटर हो रहा है ना वो हमेशा बराबर किसके होगा, टोटल करंट जितना उस जंक्शन को लीव करेगा, यानी जितना भी करंट आ रहा है वो टोटल का टोटल उतना ही लीव करेगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक। ये जो हमारे पास है इस तरह का शेप, ये बेसिकली जंक्शन को शो कर रहा है। करंट जो जंक्शन में इंटर हो रहा है वो बराबर किसके है, करंट आउट द जंक्शन, ठीक। ये वर्क करता है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कांट अक्यूमुलेट और वैनिश एट अ जंक्शन, कि कोई भी चार्ज जो है वो जंक्शन के ऊपर अक्यूमुलेट नहीं होती, यानी जितना भी चार्ज इंटर होगा उतना ही चार्ज एग्जिट होगा। दिस रूल अप्लाइज ओनली एट जंक्शंस वेयर 3 और मोर कंडक्टर्स मीट। ये रूल सिर्फ और सिर्फ ऐसे जंक्शंस पर अप्लाई होता है जहां 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट करते हों, ठीक। एंड इज़ यूजफुल इन पैरेलल सर्किट्स, और ये पैरेलल सर्किट्स के लिए यूजफुल होता है, ये भी आपने याद रखना है। द डायरेक्शन ऑफ करंट अज्यूम डज नॉट मैटर इफ योर आंसर इज नेगेटिव, इट जस्ट मीन्स द डायरेक्शन इज अपोजिट टू व्हाट यू अज्यूम्ड, ठीक। अच्छा, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट अज्यूम की जाती है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जो आपने अज्यूम की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है किरचॉफ्स सेकंड रूल, जिसे लूप रूल भी कहते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। किरचॉफ सेकंड रूल हमें क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल वोल्टेज गेन एंड ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो, यानी हमारे पास किसी भी क्लोज्ड लूप के अराउंड जितने भी वोल्टेज गेन किए गए हैं या फिर ड्रॉप हुए उन तमाम वोल्टेज का जो सम है वो हमेशा जीरो होगा। कब, जब हमारे पास जो है क्लोज्ड लूप के अराउंड होगा, कब, जब हमारे पास लूप क्लोज्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू 0, उस वक्त वोल्टेज क्या होगा, 0। बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बेस करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड इन द लूप, यानी जितनी भी एनर्जी सप्लाई की गई है वो
पूरी की पूरी किसके बराबर है, एनर्जी यूज्ड इन द लूप। सिंपल सी बात ये है कि जो सारे के सारे वोल्टेज गेन या ड्रॉप किए गए हैं अराउंड अ क्लोज लूप, वो हमेशा क्या होंगे, जीरो, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई की गई है वो सारी की सारी एनर्जी यूज हो गई है लूप में। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड हमेशा किसके बराबर होगी, एनर्जी यूज्ड इन द लूप। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इंक्लूड्स बोथ ईएमएफ्स लाइक बैटरीज एंड आईआर ड्रॉप्स। आईआर यहाँ पर रेजिस्टेंस को कह रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर ड्यू टू रेजिस्टर। ठीक, यहाँ पर आई आर इसलिए लिखा है कि वोल्टेज बराबर किसके, आई आर की। साइन कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। EMF gain is positive when moving from नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सिंपल सी बात यह है कि EMF यानी E उसे आप पॉजिटिव कब लेंगे, जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल सा आपने ये, मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, आपने याद रखना है। अगर चीज पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है तो EMF पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है तो EMF पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है तो उस वक्त EMF भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास IR। IR बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। IR ड्रॉप इज नेगेटिव व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस अ रेजिस्टर। इसके लिए भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक देती हूँ। यहाँ पर तो ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो वो नेगेटिव होगी। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली चार मेन चीजें, एक है EMF और दूसरी है रेजिस्टेंस। EMF हमारे पास पॉजिटिव कब होगी, जब चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक, और नेगेटिव कब होगी, जब चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तब नेगेटिव होगी। इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली ये करंट के अपोजिट होती है। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में मूव कर रही है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से भी यूसेट के पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली। और यही क्वेश्चन यूसेट के पास पेपर में पूछा गया था कि वो कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किया जाता है। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद रखनी है, और पॉसिबिलिटीज हैं कि इस डेफिनेशन में से ही MCQs आ जाए। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन अ डायमंड शेप विद अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन 2 अपोजिट जंक्शंस। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज कितने रेजिस्टर्स का बना हुआ होता है, 4 रेजिस्टर का, और डायमंड शेप में होता है। और इसमें क्या कनेक्टेड होता है, गैल्वेनोमीटर। हमेशा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा कहाँ, बिटवीन 2 अपोजिट जंक्शन, 2 अपोजिट जंक्शन के दरमियान क्या कनेक्टेड होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है बैलेंस कंडीशन। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस एंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/Rx। अच्छा, जब कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर, उस वक्त हम क्या कहेंगे कि जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, और उस वक्त जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा वो बेसिकली ऐसे होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय Rx। ठीक, इनको मैंने स्लैश से यहाँ पर इसीलिए शो किया है कि लैपटॉप में यही सिंबल होता है, क्या लैपटॉप में हमारे पास यही सिंबल होता है, तो मैंने जस्ट टाइप किया है। वेयर Rx इज द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, जो Rx यहाँ पर हमारे पास है वो क्या है, बेसिकली अननोन रेजिस्टर है, हमें नहीं पता कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक, यूज क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इट इज मेनली यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस विद हाई प्रिसाइजेशन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए विद हाई प्रिसाइजेशन, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और बारीकी के साथ। की फीचर क्या है, नेक्स्ट है की फीचर, इन बैलेंस्ड कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जीरो सो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब बैलेंस कंडीशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जीरो होगा उस वक्त कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज।
हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकता है। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन है अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ्स एंड टू मेयर पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने के लिए यूज होती है, या इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की उसे मेयर करने के लिए यूज होती है विद हाई एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल सही चांस, बिल्कुल सफाई और दुरुस्तगी के साथ। ठीक, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये उस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि जो पोटेंशियल हुए हैं किसी भी यूनिफॉर्म वायर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के। व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो, जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो। नल पॉइंट कंडीशन क्या है? व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन द सर्किट इज इन नल कंडीशन, मीनिंग नो करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस इंश्योर्स हाई एक्यूरेसी। ठीक, ये पॉइंट भी आपने देख लेना है। पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या हैं? टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। टू मेयर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए यूज होता है। टू फाइंड अननोन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, अननोन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। की एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर का? more accurate than voltmeter because it does not draw any current from the circuit during measurement, ठीक, ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट। अच्छा, जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि ये किसी भी करंट को ड्रॉप नहीं करता, गिराता नहीं है जब वो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को कवर किया विच इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये यूज सेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ वो तमाम क्वेश्चंस भी शेयर किए जो यूज सेट के पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, और वो तमाम चीज़ें A to Z मैंने इस वीडियो में कवर की हैं जो कि यूज सेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूज सेट के पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।